राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ है रोज की तरह श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, आपका बहुत स्वागत है। आज चर्चा करेंगे श्रीकांत भाई आगामी बंगाल चुनाव की। देखिए, एक बात बताऊं, यूजीसी के बाद थोड़ा सा मामला बिगड़ा है बंगाल में। पहले ही बंगाल बहुत टफ एक बैटल थी हमारे लिए। हैं आप जैसे भाई, विश्व में जो युद्ध हुए हैं ना भारत के इतिहास में, खानवा, पानीपत, ये वो युद्ध थे जिनको लोग सारी जिंदगी याद करेंगे। 100 200 300 500 साल बाद भी हम याद कर रहे हैं। सर, वैसे ही बंगाल का 2026 की विधानसभा बैटल ऑफ खानवा या पानीपत की तीसरे युद्ध से कम नहीं है सर। ये हमारे वजूद की, बंगाली अस्मिता की लड़ाई है। और सर, इसमें मुझे बहुत शर्म और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अभी भी प्लस पॉइंट पे दिख रही है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह वहां पिछड़ रहे हैं, लेकिन मुझे वहां पे जमीन पे, देखिए मैं बताऊं, बंगाल में मुझे लगता है कि बीजेपी की रणनीति अभी भी कमजोर है। स्थानीय नेतृत्व एकदम मजबूत नहीं है और संगठन भी जमीन पे पूर्णतः काम नहीं कर पाया है। और हिंदू वोटर, सनातनी वोटर, उनको भी कन्विंस नहीं कर पाए। श्रीकांत भाई, आपका ओपनिंग रिमार्क हो जाए, उसके बाद फिर डेटा पे बात करेंगे जो आपने कंपाइल किया है, आपकी टीम ने किया है। आपको तमाम दर्शकों को नमस्कार। दरअसल ममता बनर्जी मुझे लगता है कि बंगाल में एज पर हैं, और जो अभी का सर्वे है, और ये सर्वे महज 2 हफ्ते पहले का सर्वे है, इसकी फाइनलाइजेशन हो रही थी लगातार और सर्वे के डेटा को कंपाइल किया जा रहा था, उसके बन रहे थे, अलग अलग चार्ट उसके बन रहे थे। तो मुझे, या फिर कहा जाए कि जो बड़े पैमाने पर चीजें निकल कर आई हैं और जो डेटा क्लियर कट कहता है वो परसेंटेज में भी है, क्योंकि डेटा का सर्वे साइज बहुत बड़ा है। डेटा का सर्वे साइज 1000-2000 का नहीं है, डेटा का सर्वे साइज मिनिमम 40,000 के ऊपर का है और अलग अलग विधानसभा सीटों का है। और विधानसभा सीटों के अंदर अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा मार्जिन गैप जो पिछले चुनाव में 2024 के चुनाव में बीजेपी को मिल रहा था, यानी कि ममता बनर्जी की सीट पर भी बीजेपी 24 के लोकसभा चुनाव में जीतती हुई नजर आ रही थी। विधानसभा सीट की बात कर रहा हूं मैं, मतलब उन तमाम विधानसभा के उस पर बात की जाए, क्योंकि लेकिन अब जी सर्वे जो निकल कर आया है और एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद या हुमायूं कबीर के अलग जाने के बावजूद, ओवैसी के ताल ठोकने के बावजूद, एक कहा जाए कि जो डिसाइसिव मैंडेट या फिर कहा जाए कि लोगों के बीच एक जो नॉकिंग पावर होती है स्टेबलाइजेशन की या फिर किसी भी सत्ता की, वो कहीं ना कहीं माइनस हो रही है। जिस तरीके से नेरेटिव बनाने का काम ममता बनर्जी ने किया, और ममता बनर्जी खास तौर से जब एसआईआर के मुद्दे पर वो काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट आई और वो जो पिक्चर सुप्रीम कोर्ट वाली पूरे बंगाल में सोशल मीडिया पर, पैम्पलेट में और फ्लेक्स पर जब छाई, तो लोगों को लगा कि ये महिला, देखिए सेंटर से लोहा ले रही है और इस ये महिला कितनी मजबूत है। अगर ये डिफीट होती है, अगर ये हटती है या फिर हम इसको वोट नहीं देते हैं तो ये हमें कच्चा चबा डालेगी। तो एक नैरेटिव और परसेप्शन का चेंज हुआ है जिसमें मोदी, अमित शाह या बीजेपी मुझे लगता है कि पिछड़ी है। ये ममता के लिए एक प्लस पॉइंट है। हो सकता है मेरी ये बात लोगों को नागवार गुजरे, कमेंट बॉक्स में गाली दें, तमाम तरह की चीजें दे, लेकिन जो अभी त्वरित सर्वे, क्योंकि देखिए चुनाव में अभी समय बाकी है, बहुत कुछ बदल भी सकता है, लेकिन जो त्वरित सर्वे है वो बड़े पैमाने पर इस बात को बता रहा है कि बंगाल में वाकई खेला हुबे पार्ट 2 हो रहा है। ठीक है, अब श्रीकांत भाई कुछ बातें ना आपके उस सर्वे से हो जाए। आप मुझे जैसे बता रहे थे कि भाई 14 में 34 में से सिर्फ बीजेपी 2 सीट जीत पाई थी लोकसभा में, लेकिन सर 19 आते आते वो एक जो, मतलब सर वोट परसेंटेज कहिए, 40% वोट लेना, 18 सीट जीतना, मतलब कहीं ना कहीं सर बहुत एक लंबी छलांग थी। और सर 21 में 77 सीट लेना, 3 सीट से, सर वो भी बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन एक बात बताइए श्रीकांत भाई ना, लेकिन हमने एक डिबैकल देखा 2024 में वापस। भाई 19 में हम 18 सीट जीत रहे थे, लेकिन 24 में हमने एक डिबैकल देखा सर। भाई 18 से वापस 12 आना, वोट परसेंटेज का कम होना, सर ये कहीं ना कहीं एक ना थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। अब आपने जो कहा है कि जो इस वक्त आपका सर्वे बता रहा है कि भाई देखिए, मुसलमान हो, गंवई गरीब हो,
महिलाओं के ऊपर जो ममता ने जो स्कीम, जैसे बीजेपी ने बिहार जीतने से पहले क्या किया, एक महिलाओं के लिए स्कीम लाया, महिलाओं को पकड़ा है सर। ममता सेम वो काम कर रही है, महिलाओं की जो उसकी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं सर। सर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में क्या करता था। आप तो दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली के बाशिंदे हो गए हैं, कई सालों से आप दिल्ली में बस गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ क्या किया था, डीटीसी की बस में महिला का सफर फ्री कर दिया था सर। यही काम पंजाब में भगवंत मान ने किया। आपको पता है सर, पूरी प्राइवेट बस इंडस्ट्री फेल हो गई। हुआ क्या भाई, पति पत्नी, मान लीजिए आप और आपकी पत्नी जा रहे हैं पंजाब रोडवेज में, आपको जाना है मान लीजिए अमृतसर से राजपुरा, कोई 150-200 किलोमीटर का सफर है। प्राइवेट बस में जाएंगे तो सर 200-250 रुपए एक आदमी का, कम से कम 300 रुपए किराया है, पति पत्नी का मिलकर 600 हुआ। सर अगर सरकारी बस से जाएंगे तो पत्नी वाला 300 बचा, सिर्फ पति का 300 लगा। अब इसको ऐसे समझिए कि प्राइवेट प्लेयर की तो 2 सवारी चली गई ना, प्राइवेट बस वाला ऐसे मरा। तो सर ये जो छोटी छोटी वेलफेयर स्कीम्स थी ना, जो महिलाओं को आकर्षित करती है सर, दिल्ली में वो जो कामगार वर्ग है ना सर, वो जो फैक्ट्रियों में महिला वर्कर काम करती है, वो यूपी बिहार से जो आई है सर, वो जो बंगाल उड़ीसा से आई है सर, वो जो भुवनेश्वर से आई है, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से आई है सर, उसके लिए सर वो महीने में ना 2 से 3 हजार रुपए का किराया था सर डीटीसी बस का, वो जो बच गया उसका। सर अरविंद केजरीवाल की वो स्कीम बड़ी कामयाब स्कीम थी। वो तो सर उस भस्मासुर को खुद ही उसने भस्म करना था, वो शीश महल बना के भस्म हो गया। तो सर ममता बनर्जी के अंदर अरविंद केजरीवाल वाली आदतें नहीं है सर, आगे नाथ न पीछे। भाई एक बात बताइए ना, आज मोदी योगी के बारे में हम एक बात कहते हैं ना कि भाई आगे नाथ न पीछे पगाहा, तो किसके लिए कमाएंगे, ममता बनर्जी किसके लिए कमाएगी। और ममता बनर्जी का ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार हमने आज तक पकड़ लिया। और एक मिनट, 2014 से 2026 पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इनकी जेब में, हाई कोर्ट इनकी जेब में, सीबीआई इनकी, ईडी इनकी, सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इनकी, सेंट्रल एजेंसीज इनकी, सीआरपीएफ, सीएसएफ, बीएसएफ, सब कुछ इनके पास है, सीएपीएफ इनके पास है। तो ममता को आपने आज तक किसी, सर देखिए ममता बनर्जी को आज तक हम लोग सर किसी भ्रष्टाचार में फंसा नहीं पाए। राहुल गांधी यूपीए 1-2 का पतन पता कब हुआ सर, जब बड़े बड़े घोटाले हुए। और नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट रहा पिछले 12 साल में कि एक भी घोटाले में हम पकड़े नहीं गए सर। इस बात को मानिए श्रीकांत भाई, मुस्कुरा रहे हैं, रहने दीजिए, मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। तो सर जो आपका ये डेटा जो एक कह रहा है कि ठीक है वो सारी बातें आपकी सही थी, लेकिन आप बता रहे हैं कि जमीन पे कोई कार्यकर्ता नहीं है, इनका कार्यकर्ता विचलित है, इनका कार्यकर्ता कहता कि मुझे, ममता बनर्जी स्टेज से सरेआम कह रही है कि मैं हूं इसलिए गोल टोपी से तुम बचे हुए हो, अगर मैं न रहा तो वो संगठित होकर तुमको फिर गाजर मूली की तरह तुम्हारा सलाद बनाएगी। रिल देंगे, चिकन सलामी बना देंगे। एक डिश होती है चिकन सलामी, हमने खाई नहीं लेकिन पता है कि ये डिश होती है। दरअसल ये सर्वे बिल्कुल करेक्ट है। और ममता बनर्जी जिस तरीके से एक एक सीट एसआईआर होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के नकेल डालने के बावजूद, चुनाव आयोग के नकेल डालने के बावजूद, ईडी के वहां डेरा डलाने के बावजूद, मोदी और शाह की तमाम रणनीतियों के बावजूद, और सबसे बेहतर मैं अगर कहूं कि बीजेपी और मोदी और शाह किसी के पास अगर कोई बेहतर एक विकल्प था तो वो शुभेंदु अधिकारी होने के बावजूद, ये जो इस पूरे मामले को आप कितना बेहतर भुना सकते थे, कितना बेहतर कर सकते थे, लेकिन दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी हो और विवेक हो, या इनके बीच जो खींचातान है, या फिर कहा जाए कि दिलीप घोष को जो नेपथ्य में डाल दिया, और दिलीप घोष जैसे लोगों ने पार्टी को खड़ा किया, और शुभेंदु अधिकारी, अब मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं, बंगाल में बीजेपी की जब जनसभा होती है या कोई कार्यक्रम होता है जिसमें अमित शाह भी हैं और नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर शुभेंदु अधिकारी वहां मौजूद हैं और शुभेंदु अधिकारी को मंच पर बुलाने में, मतलब भाषण के लिए बुलाने में अगर 5 मिनट का भी देरी होता है तो लोग हूट करने लगते हैं कि भाई शुभेंदु को बुलाओ, हम तुमको सुनने नहीं आए, हम शुभेंदु को सुनने आए। तो इतनी बड़ी एक तरीके से वहां पर स्वायत्ता है, या फिर कहा जाए कि शुभेंदु को लेकर लोगों का डाइजेशन बेहतर है पॉलिटिक्स को लेकर। लेकिन इन सब होने के बावजूद भी पार्टी बीजेपी अभी भी खेमों में बटी है। जो जमीनी मुद्दे हैं या
नमो शुद्रा हो, इनको अभी भी सेट नहीं कर पा रही है बीजेपी। सीए का कानून आप लेकर आए, ठीक है, आप उसके नियम कायदे कानून को भी आपने आगे कर दिया, लेकिन मथुआ आपसे परेशान था, क्योंकि मथुआ को लग रहा था कि साहब ये केवल कानून लाए हैं। नमो शुद्रा आपसे परेशान है, उसको लग रहा है कानून लाए लेकिन चीजें नहीं मिल रही। अब आपने लोगों की नियुक्ति की कि ये घर घर जाकर इन लोगों का फॉर्म भरवाएंगे, उनको नागरिकता दिलवाएंगे। 8 लाख से ज्यादा उनकी जनसंख्या है, 8 लाख वोटर है, सॉरी जनसंख्या तो ज्यादा है, 8 लाख वोटर है। तो आप कैंप लगा रहे हैं, सारी चीजें कर रही है, और आपसे बेहतर आप ही के आइडियो को ममता बनर्जी ने पकड़ा और तमाम टीएमसी अब मथुआ और नमो शुद्रा के घर जा जाकर उनका नागरिकता वाला फॉर्म भरवा रहे हैं। यानी कि आप ही की चीज आप ही के खिलाफ लड़ी जाए, आप ये सोचिए। तो इसीलिए, क्योंकि अभी भी समायोजना नहीं है, भले अमित शाह वहां जाकर कितना भी दिलीप घोष को या पार्टी संगठन को ठीक करने की कोशिश करे, वो दिक्कत है। पिछली बार विजय वो नहीं, नाम लेना ठीक नहीं है, एक मंत्री साहब हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय, चलिए आगे बोलिए, छोड़िए। ठीक है, अरे हमसे क्यों नाम निलवाते हो। मैंने तो बोल दिया ना। कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल के चुनाव को हारने का सबसे बड़ा कारण यही था। और ममता बनर्जी ने जब ये नारा निकाला, ये नारा लगाया कि ये बंगाली बनाम बाहरी है, यानी कि बंगाल के लोग और ये बाहर के लोगों की चुनाव की लड़ाई है। गुजराती बनाम बंगाली बोला उन्होंने, और माँ माटी मानुस अस्मिता की बात की, तो बीजेपी की ये गर्थ हुई। इसको आपने माइनस कर लिया। लेकिन एक और चीज बीजेपी के लिए मैं अच्छी बता रहा हूं, पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उन्होंने जैसे कि अपने गेट्स खोल दिए थे, फ्लड गेट्स, और टीएमसी के दबे कुचले कांग्रेस के, लेफ्ट का कोई भी कुत्ता बिल्ली आकर बीजेपी ज्वाइन कर लेता था, उसको तुरंत टिकट दे देते थे। तो ये जो बाहरी को लाकर आपने टिकट दिया, संगठन के लोगों को टिकट नहीं दिया और पार्टी में भीतर घात होने दिया, एक बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन हाँ, इस बार बीजेपी ने किसी भी बाहरी व्यक्ति को बीजेपी ज्वाइन नहीं करवा रही है और ना उसको टिकट दे रही है। तो ये अच्छा एक मूव आ रहा है वहां पर जी। और श्रीकांत भाई, इन सब के बाद एक बात बताइए ना। देखिए, मेरे परिवार के बहुत सारे लोग कलकत्ता रहते हैं, हावड़ा, और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं। वो सारे एक बात पता क्या कहते हैं? कहते हैं यार हम वोट देना चाहते हैं, कहता लेकिन वो जो ममता के गुंडे हैं ना, टीएमसी का जो गुंडा है, वो कैरम बोर्ड वाला गुंडा, वो चेस वाला गुंडा, कहता वो हमारे घर को कैसे मार्क कर देता है, ऐसे एक क्रॉस मार देता है। कहता वो हमारे लिए पता है क्या, वो हमारे लिए वो निशान है, वोट देने नहीं जाना है। कहते भाई मैं उंगली कटाने को तैयार हूं, कहता ममता गर्दन काटने को तैयार बैठी है। कहता मोदी जी वो काम नहीं कर रहे हमारे साथ। कहता अरे हम तो तो ये डर नहीं अमेंडमेंट कर निकल रहा है दिया ना है। वहां से। सर एक बात आप श्रीकांत भाई, एक बात बताइए ना भाई, खालिस्तानियों ने हमारे खिलाफ एक मुहिम चलाई, बाबा जी को तो कितना प्रताड़ित किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कुछ दिन परेशान रहे हैं, लेकिन हमने बोलना नहीं छोड़ा सर आज तक, हम आज भी बोलते हैं। सर हर आदमी आपके और मेरे जैसा नहीं है भैया, उसको परिवार भी देखना है ना। अरे बहुत भाई, सारे तो ये लोगों मोदी, को। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, तो मोदी दूसरों के अंदर या बीजेपी दूसरों के अंदर ये ताकत क्यों नहीं भर रही है। अच्छा, वो आपको वोट दे देते हैं, उसके बाद उनका मास एक्सोडस होता है, उनको होता मारा है सर, जाता है, हुआ है, पूछा जाता है, हुआ काटा है, जाता है, हुआ है सर। त्रिपुरा 14 में भागते हुआ, हैं, आसाम 16 में भागते हुआ हैं। सर, हाँ, 14 में हुआ, 16 में हुआ, 19 में हुआ, 22 में हुआ, 21 में हुआ। सर कब नहीं उनके साथ हुआ? 24 में नहीं हुआ। लेकिन ये सोचिए कि आपके अंदर ताकत नहीं होती कि आप राष्ट्रपति शासन लगा दिए, इस मुद्दों पर आप कुछ बोल दें, आप एनएचआरसी को भेज देते हैं, एनएचआरसी वहां खड़ा हो जाता है। तो एक क्या बहुत बड़ा दिक्कत है। सर, चलिए, इनकी सीबीआई के गले में हाथ डाल के ममता ने सारी फाइलें ले ली और कुछ नहीं कर पाए। इनकी सीबीआई को नपुंसक बनाया ममता ने सर, उसी बंगाल में जब्त किए हुए कागजात सर छीन लिए। और बताइए इससे ज्यादा क्या ईडी, ममता कर दे? और ममता का ईडी, कैडर सर, एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं सर, माफिया का बस एक काम होता है सर, उसके गुर्गे को यह लगना चाहिए कि नहीं आज भी मेरे उस्ताद का भौकाल मेंटेन है, आज भी मेरा उस्ताद सीधे मुख्यमंत्री से बात करता है।
सर ममता ने उस दिन अपने पूरे कैडर को एक मैसेज दिया कि ये औकात है मोदी और मोदी की सीबीआई की, कि मैं जब चाहूं मोदी की सीबीआई के गले में हाथ डाल के अपनी फाइलें और सारा एविडेंस ईडी। वापस लेती हूं। अरे सर एक ही बात है सर, ईडी सीबीआई में क्या फर्क है? नहीं नहीं, दोनों अलग अलग है। अरे सर बात तो एक है सर। एक्ट ऑफ पुलिसिंग सीबीआई करती है और वित्तीय समाज तमाम मामले ईडी लेगी। बहरहाल तो तो ये सर ये डर क्यों मैं नहीं निकाल तो रहे मोदी? श्रीकांत भाई ठीक चलिए है, चलिए, अच्छा एक मिनट एक मिनट, मैं सर्वे के कंफ्यूज हो गया। दूसरे पक्ष पे आइए, चलिए चलिए दूसरे पे दूसरे डेटे पे आइए। हाँ, अब मैं दूसरे पे आता हूं भाई। देखिए ममता कहीं ना कहीं उसका जो भाई मुसलमान का वोट पक्का है, गरीब गांव वाले का वोट पक्का है, महिलाओं की स्कीम का वोट पक्का है। बीजेपी के पास क्या है, नॉर्थ बंगाल, जलपाईगुड़ी और ये जो वाला सारा बंगाल है, इसका वोट उसका फिक्स है, अर्बन वोट फिक्स है, हिंदू कंसोलिडेट हुआ है। लेकिन सर हिंदुओं को कन्विंस कौन करेगा? और सर एक बात बताइए ना, ममता अभी भी 43% से नीचे नहीं आई है, प्लस उसके पास एक टॉप अप है सर कांग्रेस का, उसके पास एक टॉप अप है सर गोल टोपी वोट का। बीजेपी के पास कौन सा टॉप अप है सर? 32, 33, 35, 38% के बाद बताइए ना मुझे। मैं कह रहा हूं सर 40% वोट ले लेगी, पर सर गोल टोपी प्लस ओवैसी, मतलब गोल टोपी मतलब ओवैसी और उस जैसे गोल टोपी सारे, वो बाबरी मस्जिद वाला है, और ममता और राहुल गांधी, सर ये मिला के ले जाएंगे सर 48-47% वोट, सरकार बना लेंगे सर। बात ये है, आपका सर्वे भी यही कह रहा है कि बीजेपी इज नॉट गोना क्रॉस 38% किसी भी हाल में अकेले। 38% के ऊपर बीजेपी नहीं जा रही है। नहीं जा रही है ना सर, तो फिर नहीं जीतेंगे ना सर, इसका मतलब नहीं जीत रहे हैं। जीतेंगे, यही तो डेटा है, यही तो सर्वे है। हो सकता है गाली मिले मुझे, हो सकता है, और मिलेगी भी, जानता हूं सर मैं ये मोदी हर पगलू हाल है। में 43% ब्रेक नहीं करेगी, और बंगाल जीतना है तो 43% का वो बैरियर ब्रेक करना पड़ेगा। बंगाल वो जीतेगा, 42 आ जाते हैं ना आप। सर वही 42.5 का बैरियर ब्रेक करना पड़ेगा। आपकी मेरी बात हो रही थी कि 42.5 का बैरियर ब्रेक कर दोगे तो बंगाल जीत सकते हो। सर मुझे आज तक बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। आपका खुद का कंसोलिडेटेड हिंदू वोटर कह रहा है कि नहीं भैया, हमारे घर के बाहर तो बैठ गए हैं टीएमसी वाले, घर के बाहर कैरम खेल रहे हैं। सर क्या कर लोगे? आज से खेल रहे हैं, चुनाव बहुत दिनों बाद, अभी चुनाव तो डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, बोलिए क्या कर ले? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इस चीज को, सर्वे के मुद्दे को बेहतर तरीके से हमने एक्सप्लेन भी किया, डेटा भी समझाया और चीजों को बेहतर तरीके से बताया भी। चलिए बंगाल पे फिर किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, बैटल ऑफ बंगाल पे। जी आज के लिए इतना ही, नन्हे भाई। धन्यवाद श्रीकांत भाई, आपने ज्वाइन किया, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार।